हे गाइस, मैं हूँ यूसुफ हसन और आप मेरे चैनल पे हैं सिंपली मैनेजमेंट। आज हम कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा आपको पता है कि अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है काफ़ी, और इसमें ज़रूरत है कि कुछ नई रिसर्च रिलेटेड मेथोडोलॉजी सीखने की। मोस्ट ऑफ यू आर एक्चुअली एस्पिरेंट ट्राइंग टू गेट इनटू आईएम्स, बट शायद यू नेवर नो, आप में से कुछ ने आईएम्स ज्वाइन कर लिया हो या फिर ज्वाइन करने वाले हो। तो थोड़ा बहुत रिसर्च रिलेटेड नॉलेज अगर आपके पास हो तो ये फ्यूचर में बहुत काम आता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा गोल है रिसर्च करना किसी भी फॉर्म में। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्लाई या क्वालिटेटिव, आप डेटा कलेक्शन से रिलेटेड फोकस कीजिए या फिर नॉन डेटा, आप कोई कॉन्सेप्चुअल यानी स्टडी कर सकते हैं, आप स्टडी एक्सपेरिमेंटल भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी टेक्निक्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, अप्रोचेज़ होते हैं टू डू अ रिसर्च। आज हम एक पर्टिकुलर रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च टेक्निक पे फोकस करने वाले हैं, जो कि क्वालिटेटिव डिज़ाइन है, यानी क्वालिटेटिव स्टडी अप्रोच फॉलो हो रहा है, रिसर्च अप्रोच फॉलो हो रहा है। और विद इन दैट क्वालिटेटिव रिसर्च अप्रोच हम एक स्पेसिफिक टेक्निक सीखेंगे। उस टेक्निक से कैसे ये रिसर्च करते हैं, कैसे डेटा कलेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं, इन सब चीज़ों को डिटेल में जानेंगे। इस डिटेल में जाने के लिए एक पेपर है मेरा, रिसेंटली पब्लिश्ड है, मैं उसको रेफ़र कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पेपर मेरे स्क्रीन पे आपको आ गया होगा, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। सो पेपर का टाइटल है एग्जामिनिंग द एंगेजमेंट ऑफ यंग कंज्यूमर्स फॉर रिलीजियसली सैंक्शन फूड, द केस ऑफ हलाल फूड इन इंडिया, और जर्नल का नाम है यंग कंज्यूमर्स। सो यंग कंज्यूमर पे फोकस ये पेपर है, और हलाल फूड पे जो डिस्कशन है कि वाई वन शुड कंज्यूम और वन शुड नॉट कंज्यूम हलाल फूड, उस पे डिबेट पे ये डिस्कशन है। इस पेपर में मैंने क्वालिटेटिव अप्रोच फॉलो किया है, एंड विद इन क्वालिटेटिव डिज़ाइन या अप्रोच मैंने एक GIO मेथड नाम का टेक्निक यूज़ किया है। GIO का फुल फॉर्म मतलब अगर उसका मैं उसको ब्रेक करूं तो GIOIA, GIOIA भी कहते हैं उसे। तो GIOIA वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु प्रपोज दिस मेथोडोलॉजी। एंड आप में से कुछ लोगों ने या शायद सब लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी का नाम सुना होगा। तो ये ग्राउंडेड थ्योरी का एक्सटेंशन है, यानी ग्राउंडेड थ्योरी जो पहले आया था उसको लेटर और मॉडिफाई किया गया, डेवलप किया गया, और GIOIA मेथड आया। तो GIOIA मेथड एज अ टेक्निक मैंने इसे यूज़ किया है एंड इस रिसर्च पेपर को डेवलप किया है। तो ये पेपर तो आप एक्सेस कर सकते हैं, ये एमरल्ड पब्लिकेशन का है। मैं आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस पेपर को थोड़ा ऊपर नीचे ग्लैंस करा देता हूँ। एग्जामिनिंग द एंगेजमेंट ऑफ यंग कंज्यूमर फॉर रिलीजियसली सैंक्शन फूड, द केस ऑफ हलाल फूड इन इंडिया। यूसुफ हसन एंड जतिन पांडे, जो मेरे प्रोफेसर भी हैं, टैक मेंबर भी हैं, और ये पब्लिकेशंस की डिटेल्स है, राइट, यंग कंज्यूमर जर्नी का। अब हम आ जाते हैं इस टेक्निक पे। व्हाट इज़ GIOIA मेथड क्या है, GIOIA के बारे में डिटेल्स। मैं आपको बता दूं कि क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन जो है उसमें नॉर्मली हम एक्सप्लोरेटरी अप्रोच फॉलो करते हैं। नॉर्मली, आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, कन्फर्मेटरी अप्रोच भी होता है, पर क्वालिटेटिव स्टडी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आर एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, जहाँ वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई और एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम और अ सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम। अगर ईजी लेमन लैंग्वेज में आपको बताऊं तो जैसे अगर मैं कहता हूं कि आम रेड सॉइल में नहीं उगता है, यानी एन मैंगो विल नॉट ग्रो इन अ रेड सॉइल, सो देयर मस्ट बी सम रीज़न वाई रेड सॉइल इज़ नॉट सुटेबल फॉर मैंगोज, देयर मस्ट बी सम रीज़न। सो एक्सप्लोरेटिव अप्रोच क्वालिटेटिव में जब हम फॉलो करते हैं तो वी ट्राई टू टॉक टू पीपल, वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट यूजिंग सम डेटा, एनालाइजिंग इट, नॉट इन अ क्वांटिटेटिव फॉर्म बट इन अ क्वालिटेटिव फॉर्म, जहाँ आप इन डेप्थ में जाते हो, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशंस को देखते हो। किसी भी चीज़ का सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन बहुत तरीके का हो सकता है, एंड देन बेस्ड ऑन दैट यू एनालाइज एंड केम विथ an answer to your research question that red soil lack this particular nutrient or this particular minerals. As a result, it cannot provide necessary nutrition to the mango tree, and therefore mango tree cannot sustain in such soil. Therefore, another soil called alluvial soil is more suitable for such trees, right, as such fruits. आपने डिस्कशन ख़त्म कर दिया। क्वांटिटेटिव में ऑन द अदर हैंड, इन जनरल, अगेन मैं बात बोल रहा हूँ इन जनरल। सो अगर कोई आपसे ये बोले कि कैन अ क्वांटिटेटिव रिसर्च बी एक्सप्लोरेटरी, आप कह सकते हैं येस, बट रेयरली वी यूज एज अ एक्सप्लोरेटिव रिसर्च। अगेन इफ समबडी सेज कि कैन अ क्वालिटेटिव रिसर्च बिकम एन एक्सप्लेनेटरी, आप कह सकते हो येस इट कैन बी एक्सप्लेनेटरी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेज वी यूज एज अ इंडक्टिव एक्सप्लोरेटिव अप्रोच, यूज इट एज अ मेथड फॉर इंडक्टिव अप्रोच, राइट।
तो अगर मैं क्वांटिटेटिव में देखता हूँ तो क्वांटिटेटिव में इसका डेटा कैसे आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। अगर रेड सॉइल में 100 आम लगाते हैं तो सिर्फ 2 आम आएगा, यानी if we plant 100 trees, mango trees in a red soil, in a land which comprises of red soil, then only 2 such trees will grow or will sustain. Whereas in the case of alluvial soil, out of 100, some 90 plants or some 90 saplings, some 90 trees will survive. सो ये एक आर्गूमेंट हुआ क्वांटिटेटिव का, जहाँ पे आप एक डेटा स्टैट्स, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एक्सप्लेन कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेनेटरी अप्रोच है रेदर देन एक्सप्लोरेटरी। आप इन डेप्थ में नहीं जा रहे हो, हाउ वाई व्हेन इस पे नहीं जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लोरेटरी नहीं हो सकता है, लेकिन कम होता है। तो ये अपने को समझ आया क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का डिफरेंस। अब हम आ जाते हैं क्वालिटेटिव में, क्वालिटेटिव स्टडी कैसे करते हैं। तो क्वालिटेटिव स्टडी के अप्रोचेस बहुत तरीके के होते हैं। इसमें भी इंडक्टिव, नॉन इंडक्टिव अप्रोच होते हैं, डिडक्टिव अप्रोच होते हैं। विद इन इंडक्टिव जहाँ वही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो, हम पॉजिटिविस्ट फिलॉसफी लेके चलते हैं। बेसिकली जब मैं फिलॉसफी वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे दिमाग में जो आइडियोलॉजी है वो कौन सी चल रही है ऐसे रिसर्च में, तो उसी आइडियोलॉजी जिसको पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच कहते हैं, उसी आइडियोलॉजी की देन है जियोया मेथड। जियोया मेथड ग्राउंडेड थ्योरी से आया है, और ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो पॉजिटिविस्ट पोस्ट पॉजिटिविस्ट आइडिया से रिलेटेड है। ये डिस्कशन हुआ। इसी तरीके से दूसरा अप्रोच भी होता है जहाँ आप कंस्ट्रक्टिविस्ट और आप इंटरप्रेटिस्ट अप्रोच बोलते हो। उसमें आता है फेनोमेनोलॉजी, हर्मेनोटिक्स, उसमें आता है स्टोरी टेलिंग। तो ये सारे अप्रोच उसमें आ जाते हैं। तो वो अलग अप्रोच है, हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पर एक अलग मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा जहाँ मैं इन सारे फिलोसफिकल डिफरेंसेस को डिटेल्ड में बताऊँगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगी, वो भी क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल हम मान के चलते हैं कि आपको बेसिक आइडिया है कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है, ग्राउंडेड थ्योरी में अप्रोच क्या चलता है, और इसी अप्रोच को लेकर के आज मैं जीओएम मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉर दोस्त जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, उनको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि सपोज आपको बोल दिया जाए कि एक रिसर्च प्रॉब्लम है, इसको क्वालिटेटिव तरीके से एक्सप्लोर करना है, यानी वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, एक्सप्लोर करना है, उसमें डिटेल में जाना है, तो जीओएम मेथड इज़ कंसिडर्ड एज अ सूटेबल मेथड दैट यू कैन यूज़। अदरवाइज जो कॉमन मेथड है वो है ग्राउंडेड थ्योरी। द रीज़न वाई आई एम फोकसिंग ऑन GOM मेथड एंड नॉट ग्राउंडेड थ्योरी इज़ बिकॉज जब अर्ली शुरू टाइम में स्ट्रॉस और इन लोगों ने ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया था, जब उन्होंने प्रपोज किया था इस टेक्निक के बारे में, तो क्रिटिसिजम्स आने लगे थे। एज ए रिजल्ट GIO मेथड डेवलप हुआ जहां उन क्रिटिसिजम्स को एड्रेस किया गया। तो कहीं ना कहीं GIO मेथड बहुत रिसेंट है, बहुत ही इस्टेब्लिश्ड माना जा रहा है, और काफ़ी एरियाज़ में यूज़ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रैटेजी, फिनेंस, यस इवन फिनेंस। सो इफ़ यू थिंक दैट यू आर अ फिनेंस पर्सन और इसका कहीं यूज़ नहीं है, तो नहीं, फिनेंस में भी इसका यूज़ है। मार्केटिंग, OBHR, ऑपरेशंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। सो इन सारे टेक्निक एरियाज़ में आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर गाइड एंड योर इन रिसर्च इंटरेस्ट, पर क्वालिटेटिव रिसर्च वहाँ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको डेटा लेकर के क्वान्टिटेटिव करना। ये एक चीज़ हो गया। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज़ ग्राउंडेड थ्योरी का डिस्कशन एंड GOM मेथड। तो GOM मेथड ये कहता है कि हम जब फील्ड पे जाएं, यानी डेटा कलेक्शन के लिए, किसी रिसर्च प्रॉब्लम के जब हम डेटा कलेक्शन के लिए जाएं, तो हमारा दिमाग में कंप्लीट अनबायसेस हों ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में आइडियाज़ ज़रूर रहेंगे। आप प्योरली लिटरेचर रिव्यू करके जाओ ऐसा नहीं कहता है GIO टेक्निक, क्योंकि अगर आप लिटरेचर रिव्यू करके जाओगे, ऑलरेडी सब चीज़ पढ़ के जाओगे, तो आपका दिमाग बायस्ड हो जाएगा, आपकी सोच बायस्ड हो जाएगी। एंड इन दैट केस आप जब डेटा कलेक्ट करोगे तो उसको अपने तरीके से डेटा को मैनिपुलेट करोगे। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो मान लो कि मैं इंटरव्यू लेने के लिए जा रहा हूँ आपकी। अब मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये इंसान पर्टिकुलर कास्ट, रिलीजन, क्रीड, सोसाइटी, रेस का बिलोंग करता है। मेरे दिमाग में ये बैठा हुआ है कि इस पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, सोसाइटी, रेस के लोग इकोनॉमिकली वीक होते हैं। ये गलत सोच नहीं होनी चाहिए, पर मेरे दिमाग में बैठा हुआ है। मान लो ऐसा मैं बायस्ड इंसान हूँ, मैं वहाँ पे जाता हूँ और वहाँ पे वो मुझसे बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, वी आर वेल इनफ, वी आर रिच, वी डोंट हैव एनी इश्यूज़। एंड देन आप उसको बोलते हो नहीं आप गरीब हो। नहीं, आपके पास पैसे की कभी तो कमी हुई होगी, कभी तो तंगी होगी। तो आप समझ रहे हो ना, मैं उनको वो आंसर रिप्लाई करने के लिए बोल रहा हूँ, वो आंसर देने के लिए बोल रहा हूँ जो बेसिकली वो है नहीं, लेकिन मैं उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ सो दैट दे गिव द सेम आंसर विच आई वॉन्ट। इन दैट केस मेरा जो रिजल्ट होगा वो बायस्ड होगा। यहाँ पे आई वॉज सपोज टू आस्क देम क्वेश्चन लाइक दिस,
Okay, so tell me about your life. Tell me about your financial condition. How have you been able to manage everything? Bas. And let them speak. Let them speak whatever they feel like. Just let them go. Unless जब वो आपके क्वेश्चन से बहक करके कहीं और ना पहुंच जाए. फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, पहुंच गए वो कार के शॉपिंग पे, या फिर पहुंच गया वो अपनी वाइफ की लड़ाई पे. तो आई मीन वाइफ स्पाउस के साथ कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, सॉरी ऐसा नहीं होना चाहिए, पर अगर हो रहा है तो आप उनको वापस लेकर के आओ कि नो वी विल फोकस ओनली ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बट डोंट इंटरफेयर, डोंट आस्क देम, डोंट से एनीथिंग. जीओ मेथड ये कहता है कि एक आम इंसान के लिए, फॉर ए ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली अनबायस्ड, बीइंग कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट द रिस्पोंडेंट्स नेचर, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स इज इम्पॉसिबल. देयर विल बी सम आइडिया इन आवर माइंड, सम आइडिया अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन, एंड देन ओनली वी विल गो टू द फील्ड. तो जीओ मेथड बोलता है कि आप बेसिक रिव्यूज ऑफ लिटरेचर कर सकते हो, उसके बाद आप जाओगे एंड देन यू विल कलेक्ट डेटा एंड देन यू विल एनालाइज इन डिटेल. ग्राउंडेड थ्योरी ऑन द अदर हैंड कहता है कि नहीं, आप एकदम कंप्लीटली ब्लैंक होकर के जाओगे, दिमाग में कोई आइडिया नहीं रहेगा. विल गो टू द ग्राउंड, कलेक्ट डेटा, यू विल एनालाइज, एंड बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस यू विल कम विद अ मॉडल और अ थ्योरेटिकल सॉल्यूशन. लेकिन ऐसा रियल में प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है. ऐसा नहीं है कि ग्राउंडेड थ्योरी लोग करते नहीं, ग्राउंडेड अप्रोच नहीं फॉलो करते हैं, और कुछ लोग इसमें बहुत ही डिटेल स्टडी करते हैं, पर जीओ मेथड आपको थोड़ा रिलैक्सेशन दे देता है. तो ऐसे में रिग्रेसनेस तो मेंटेन रहती है, पर आप पे रिव्यूअर्स, जब आप अपना रिसर्च पेपर किसी जर्नल में भेजोगे तो रिव्यूअर्स थोड़ा लीनियंट होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जस्टिफाई कर सकते हो कि सी जीओ मेथड कहता है कि आपको थोड़ी फ्रीडम है. ये हो गया. अब मैं इस पेपर पे आता हूँ. अब मैं इस पेपर को आपको दिखा रहा हूँ ग्लैंस करके, ये पेपर कैसे लिखा है मैंने. तो पहले तो मैंने पर्पस लिख दिया, तो मैं पर्पस बता देता हूँ. रिलीजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोमोटिंग एंड इनहैबिटिंग कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हलाल फूड, फॉर इंस्टेंस, represents one such food permitted by Islam. Within a broader category of consumers for religiously sanctioned products such as halal food, young consumers represent an important segment as they have a high lifetime value, thereby requiring special attention. This study aims to identify and examine individual and social factors that can foster young consumers' engagement for halal product. सो अगर टिपिकली एक मुस्लिम इंसान क्यों हलाल फूड खाता है और क्यों नहीं खाता है, इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए हम लोगों ने किया है. और इसके लिए हम लोगों ने यंग कंज्यूमर यानी कि 24 ईयर्स से कम के लोगों को हम लोगों ने अपने डेटा के लिए लिया है. क्यों मैंने 24 ईयर्स का, ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा. डोंट गो इनटू द टॉपिक ऑफ द पेपर, हो सकता है आपको वो कॉन्ट्रोवर्शियल लगे. डोंट गो इनटू द कंटेंट दैट आई हैव मेंशन, गो टू द मेथोडोलॉजी एस्पेक्ट जो मैं इस पर डिस्कस करूँगा. क्योंकि पेपर कोई भी किसी भी टॉपिक पे कुछ भी लिखा जा सकता है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एक एग्जांपल देता हूँ. रिसेंटली एक आया अहमदाबाद के फैकल्टी का पेपर जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स में आया, जो कि FT50 पेपर है, यानी टॉप जर्नल का, वर्ल्ड के टॉप 50 जर्नल्स में से आया है. जर्नल अच्छा है, काफ़ी डिसेंट माना जाता है उसको, उसमें आया है. लेकिन उन्होंने सिक्योरिटी वर्कर्स पे पूरी स्टडी की है. अब आप डे टू डे लाइफ में सिक्योरिटी वर्कर्स अपने हर जगह आसपास देखते हो. अगर एक सिक्योरिटी वर्कर को आप सिर्फ 10-15 सिक्योरिटी वर्कर्स को अच्छे से इंटरव्यू लो और उस डेटा को बार बार एनालाइज करो, रिपीट करो, उस पर थ्योरेटिकल ग्राउंडिंग ढूंढो, तो आपका पेपर भी FT50 बन सकता है और आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है एज अ गुड स्कॉलर. सो कहीं ना कहीं आपका डेटा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डेटा को कैसे एक्सप्लेन करते हो, प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, एंड देन हाउ यू कम विद अ सॉल्यूशन इंक्लूडिंग द थ्योरेटिकल एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉब्लम. तो हम आगे बढ़ते हैं. तो पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया. तो अगर आप कोई रिसर्च पेपर के बारे में कोई पूछे, प्रपोजल के बारे में पूछे, क्योंकि ये आप प्रपोजल में भी यूज़ कर सकते हो, तो सबसे पहले तो मैंने लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट में मैंने क्या लिखा, पर्पस, डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी पार्ट. ये है डिज़ाइन और मेथोडोलॉजी पार्ट. थोड़ा और इसको जूम कर देता हूँ. उसके बाद आता है फाइंडिंग्स. उसके बाद आता है प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस. प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कि भाई इतना जो स्टडी किया, इससे कंपनी के मैनेजर को, एक ऑर्गेनाइजेशन को, FMCG गुड्स कंपनी को क्या फ़ायदा होने वाला है. आखिर हम स्टडी कर रहे हैं तो किसी का तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि ग्लोबली द हलाल फूड इंडस्ट्री हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी वर्थ $580 बिलियन एंड इट इज़ ग्रोइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 7% एनुअली. Marketers thus need to be aware of diverse consumers' need to provide a customized offering. They have to cater to other customers of these religiously sanctioned products by being sensitive to intricacies that make such food items consumable. The study will help marketers to better align their promotional strategies with the need and requirement of young consumers.
सो कहीं ना कहीं पतंजलि भी आजकल आपको बहुत सरप्राइज होंगे, पर मैंने पतंजलि से डेटा उनके वेबसाइट से नहीं, उनको मेल करके लिया है। मैंने नेस्ले से लिया है कि वेदर दे यूज़ हलाल प्रोडक्ट्स इन देयर एज एन इंग्रेडिएंट, वेदर दे यूज़ हलाल प्रोडक्ट, हलाल मीट प्रोडक्ट्स इन समवेयर, तो दे हैव रिप्लाइड टू मेक यस दे यूज़ इट। सो कहीं ना कहीं अगर मैं आपको एक हिंट दिखाना है तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मार्केट है। तो एक सेकेंड, नेस्ले, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि कभी कभी ऐसे ऐसे नीश एरियाज़ हैं, टॉपिक हैं, जिस पे आप रिसर्च कर करके थोड़ा तो अटेंशन ड्रॉ कर सकते हो। मेल्स को छोड़ दें, मेल्स तो आते रहते हैं मुझे कुछ ना कुछ, आप लोगों में से भी बहुत लोगों के आते हैं। मेरे कुछ पेपर्स भी रिव्यू के लिए चल रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे यहाँ पे। तो मैं एक बार नेस्ले का मेल खोलता हूँ। काफ़ी पहले नेस्ले का ये मेल मुझे आया था, क्योंकि मैंने उनसे इंक्वायरी किया था, एंड दे वर क्वाइट हैप्पी टू शेयर द डिटेल्स। सो मुझे उम्मीद है कि वो अगर मैं मेल दिखा दूंगा तो आपको भी लगेगा कि इस तरह की भी स्टडीज़ किए जा सकते हैं। मैंने इसके अलावा किसको लिखा था, मैंने इसके अलावा पतंजलि को लिखा था, नेस्ले को लिखा था, पॉन्ड्स को लिखा था, मेकअप कंपनीज़, क्योंकि मेरी स्टडी ही थी हलाल मेकअप प्रोडक्ट्स पे। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला हलाल मेकअप प्रोडक्ट पे। सो मैं इसको किसी रिलीजियस और इससे अलाइन नहीं करता हूँ। जस्ट बिकॉज आई एम ए मुस्लिम डजंट मीन कि मैं हलाल प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा हूँ। इट्स एज ए रिसर्चर, मैं हिंदू प्रोडक्ट्स को भी वैसे ही देखता हूँ, जैन प्रोडक्ट्स पे भी मैंने स्टडी किया है। तो यू कैन इमेजिन कि मैं इस मामले में बहुत फ्री हूँ। फिर भी मैं देख ले देता हूँ, यहाँ पर तो मिल नहीं रहा है नेस्ले हलाल। ओके, किसी ने डाल कर भी रखा है, क्योंकि नेस्ले ने मुझे बताया कि उनकी लगभग 80 to 85 फैक्ट्रीज़ हैं, और वो सारे, हाँ मिल गया मुझे, यस, हियर यू गो, ओके। We assume that all non-vegetarian products of Nestle are halal certified. We assure you that all non-vegetarian products of Nestle are halal certified. We assure you that the consumer satisfaction is of high importance to us, and we spare no effort to ensure the same. So कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि आप चाहो तो इस तरह की डिटेल्स निकलवा सकते हो कंपनी से, कंपनीज आपको रिप्लाई करती है। ये नेस्ले का मिलता है, ये मैंने नेस्ले को क्या था, आप देख सकते हो vcare@in.nestle.com, तो आप ऐसे डिटेल्स निकलवा सकते हो। एनीवे, यहाँ पे एक और कॉलम होता है ओरिजिनलिटी का। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आपको बता दिया, मैनेजरियल इम्प्लीकेशन, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। ओरिजिनलिटी क्या होता है कि आपका पेपर कैसे यूनिक है, तो आपको बताना पड़ेगा कि नो अदर रिसर्चर हैज़ डन स्टडी ऑन दिस। सो कहीं ना कहीं रिलेवेंस बढ़ा देता है। फिर कीवर्ड्स डालते हो आप पेपर। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में आप बताते हो कि व्हाट इज़ कंज्यूमर इंगेजमेंट, क्योंकि मैंने टर्म ही लिखा है कंज्यूमर इंगेजमेंट, आप उस पर डिस्कशन कर रहे हो। उसके बाद फिर आपने एक शॉर्ट रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिया, बहुत ही शॉर्ट। ये अनलाइक अदर पेपर्स जहाँ पे रिव्यू ऑफ लिटरेचर डिटेल्ड होता है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट है। और यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं आइडेंटिफाई करते, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पता ही नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि टिल द टाइम आई एम मेंशनिंग द रिव्यू ऑफ लिटरेचर आई डोंट नो द सॉल्यूशन। इट इज़ ओनली आफ्टर द रिव्यू ऑफ लिटरेचर कंप्लीट हो जाता है, तब जब आप डिस्कशन करते हो फाइंडिंग्स, देन यू कम विद अ सॉल्यूशन। तो कंज्यूमर इंगेजमेंट एज अ ब्रॉडर कंसेप्ट मैंने लिखा। यंग कंज्यूमर, रिलीजन एंड फूड कंजम्पशन, एक हेडिंग ये डाला। हलाल इन इस्लाम एंड हलाल ब्रांड, व्हाट इज़ फूड कंजम्पशन, इंगेजमेंट एंड यंग कंज्यूमर, ये लिखा। ये शॉर्ट है बाय द वे, समझ लीजिए, यानी इतना भी लिखा है तो ये शॉर्ट में। मेथोडोलॉजी, यहाँ पे मेथोडोलॉजी मैंने एक्सप्लेन किया, ये आपको बताऊंगा। डेटा एनालिसिस किया, और फाइनली हम आते हैं यहाँ पे। ये है GIO का क्रक्स। क्या है, एक बॉक्स बनाया है मैंने, इंटरप्ले ऑफ आइडेंटिटीज़ एंड प्रेशर फॉर कंजम्पशन। क्या है, वॉइस ऑफ इन्फॉर्मेंट, फर्स्ट बॉक्स। सेकेंड है सेकेंड ऑर्डर डायमेंशन। थर्ड है एग्रीगेट थीम्स। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात जो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूज लेते वक्त आपको क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, तो इसको कहते हैं लीडिंग क्वेश्चंस। लीडिंग क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू आस्क, let them answer, let them give the answer, don't force them to give the answer which you want. They might have a very different answer from what you are thinking, and that answer can actually add
what I can say that actually it can extend theoretical grounding yeah, existing theories in that particular literature. So somehow you should help them to say their own words, narrate their own stories rather than superimposing your answers, your stories on them. तो आपने मान लो आपने इंटरव्यू लेना शुरू किया, मेरा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, इसमें मेरा रिसर्च प्रॉब्लम ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट फॉस्टर्स एंड इम्पीड्स, यानी कि दैट इंकरेजेस, जो उनको इंकरेज करता है, और दैट इम्पीड्स यानी डिस्करेज करता है टू कंज्यूम हलाल फूड. तो मैं जब अपने कंज्यूमर के पास गया, जब मैं उन लोगों के पास गया, तो सबसे पहले मैंने सैंपल आइडेंटिफाई किया. सैंपल कैसे आइडेंटिफाई किया, मुझे क्योंकि हलाल के बारे में जानना है तो मुझे पहले उन लोगों के पास जाना है जो हलाल खाते हैं. तो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, डू यू कंज्यूम हलाल फूड और हैव यू एवर कंज्यूम्ड हलाल फूड, आपने कभी हलाल फूड खाया है. जिसने भी बोला हाँ, मैंने उनको साइड किया कि वो मेरे इंटरव्यू के लिए सैंपल बनेंगे, उनका नाम लिख लिया मैंने. जिसने बोला कि नहीं मैंने कभी नहीं खाया, मैंने उनको साइड कर दिया क्योंकि वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है. जब जिसने हलाल खाया नहीं है तो मेरा उनको इंटरव्यू लेने का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ. तो ऐसे करके मैंने 21 पार्टिसिपेंट का इंटरव्यू लिया. अब ये जो नंबर है 21 पार्टिसिपेंट्स, ये कैसे सिलेक्ट हुआ ये मैं आपको बताऊँगा. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं थियोरेटिकल सैम्पलिंग टेक्निक. थियोरेटिकल सैम्पलिंग टेक्निक क्या होता है, आपका रिसर्च प्रॉब्लम है, आप उस इंसान के पास जाते हो, आप उस इंसान का इंटरव्यू लेते हो, और उस इंसान के इंटरव्यू को घर पे आकर के डिट्टो लाइन बाय लाइन, यहाँ तक कि इज़, आर, द, नहीं, हाँ, ओ, ई, जो बोले हर चीज़ को आप टाइप करते हो. और टाइप करते हो वो आपको हो सकता है 20 पेज में एक आदमी का इंटरव्यू हो. जैसे जहाँ तक मुझे पता है कि ये 21 पेज के 21 इंटरव्यूज़ मुझे लगभग 650 पेजेस में कवर हुए थे. आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट बिलीव इट और नॉट, द डे यू डू इट यू कैन राइट 3 more पेपर्स फ्रॉम द सेम इंटरव्यू. एक पेपर से आप 3 पेपर, एक इंटरव्यू से 3 इंटरव्यू पेपर्स निकाल सकते हो, रिसर्च पेपर, विच इज़ अ डिसेंट कंट्रीब्यूशन दैट यू कैन मेड. और आपका लाइफ भी एक तरह से सेट हो जाएगा कि आपके पेपर पब्लिकेशन होगा तो जॉब तो मिल जाएगा कहीं ना कहीं किसी डिसेंट ऑर्गेनाइजेशन में. आई वोंट गारंटी, आई एम कोई भी गारंटी नहीं दे सकता. एनीवे, तो 21 इंटरव्यूज़ मैंने लिए. और ये इंटरव्यूज़ कैसे सेलेक्ट हुआ, तो मैंने एक का इंटरव्यू लिया, उस इंसान ने मुझे कुछ पॉइंट दिया, मैंने उसको पूरे सेम चीज़ रिकॉर्डिंग किया और सबको घर पे आकर के ऑडियो सुन करके सारी चीज़ें टाइप कर दी. एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कैसे टाइप किया. तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ें नहीं छोड़ा, ताकि आपके पास ऐसा ना हो कि आपको कुछ भी नहीं पता हो. आपको बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विल बी नोन टू यू. अभी बहुत सारे मेरे थीसिस के चैप्टर्स हैं, देखिए ये सारे इंटरव्यूज़ हैं. ये मयूराक्षी है, शी इज़ इंटरनेशनल रॉर एशियन चैम्पियन है रोइंग में, और ओलंपिक में भी इसका नाम गया है. तो कहीं ना कहीं उस तरह के लोग हैं जिनको मैंने इंटरव्यूज़ लिया था अपने थीसिस के लिए. मैं आपको एक इंटरव्यू बताता हूँ. ओके, मयूराक्षी का लिखता हूँ. मैंने उससे कुछ क्वेश्चन पूछा, शी सेड समथिंग, तो और उसके बाद ओ ग्रेट, ये क्योंकि वो एग्री करती है कि उसका नाम डिस्क्लोज कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपको इसका नाम दिखा रहा हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट सपोज टू शेयर. पर इसमें कोई इशू नहीं है क्योंकि शी वाज ओके एंड शी नो दैट हर ऑडियो वाज रिकॉर्डेड. तो कुछ क्वेश्चन हुए, फिर उसने जो बोला, दिस थिंग इज़ अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, ड्राइंग इज़ अ टीम स्पोर्ट्स. सो ईच एंड एवरीथिंग दैट शी स्पोक आई टाइप्ड इट. अगर इज़, आर, द, जो भी कॉमा, जो भी चीज़ें बोलती वो आई वॉज सपोज टू राइट इट. किसी ने हिंदी में बोला तो मैंने हिंदी में टाइप किया. तो जैसा जिस लैंग्वेज में जिसने बोला वी टाइप्ड इन दैट लैंग्वेज. मैं और भी देखता हूँ, शायद और भी कुछ हो. ओके, नहीं है, चलो ठीक है. तो आपको समझ आ गया कि इंटरव्यू को एग्जैक्टली सेम चीज़ टाइप करना है. अब क्या करोगे, जब आपने इंटरव्यू को टाइप कर दिया तो आप कुछ ऐसे बनाओगे जो यहाँ पे आपको दिखेगा इस पेपर में, जियो मेथड के पेपर में. यस, विजिबल है आपको. चलो ये देखते हैं क्या दिख रहा है. वॉइस ऑफ इंफॉर्मेट क्या बोल रहा है, आई इनकॉर्पोरेट माई रिलीजियस वैल्यूज़ इन माई डेली इंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग माई फूड हैबिट. अब ये क्या हुआ, एक स्टेटमेंट हुआ, बहुत लंबा स्टेटमेंट दिया, उसका एक स्टेटमेंट मैंने वहाँ से उठाया. अगर ध्यान दें तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आई इनकॉर्पोरेट माई रिलीजियस वैल्यूज़ इन माई डेली इंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग माई फूड हैबिट. दैट मीन्स रिलीजन इज इटसेल्फ अ डिटर्मिनेंट फॉर माई फूड हैबिट. अब एक एग्जाम्पल आपको कॉमन सेंस में दें तो एक जैन इंसान बोलेगा कि नहीं यार, मेरे जैन धर्म में ये खाना मना नहीं है. इन जैनिज्म आई कैनॉट ईट मीट प्रोडक्ट्स और एनी थिंग विच इज़ मेड अप ऑफ मीट और फैट. So that is why I cannot consume. So that means Jainism is a condition that either
encourages me to eat vegetarian food और discourages me to eat non vegetarian food। तो religious ये जो है हमारा सेकेंड ऑर्डर थीम हुआ, ये हमारा सेकेंड ऑर्डर थीम हुआ। उसी तरीके से आवर होली बुक्स रिकमेंड फॉर कंजम्पशन ऑफ हलाल फूड सो आई ईट, ये भी होली फूड रिलीजन में आ गया। उसी तरीके से मैंने और इंटरव्यूज़ लिए, और आपको हो सकता है कि एक इंटरव्यू में सिर्फ यही दो एक ही थीम मिले, या हो सकता है एक भी थीम नहीं मिले, तो आप फिर इंटरव्यू लोगे दूसरे इंसान का, उससे भी सेम सवाल पूछोगे, उसका भी ट्रांसक्राइब करोगे, अगेन रूम में घर में आकर के उसमें से स्टेटमेंट्स ढूंढोगे, और आपको ऐसे ही कुछ 2-3 थीम्स निकलेंगे। ऐसे करके आपको थीम्स के भंडार हो जाएंगे, बहुत सारे थीम्स जमा हो जाएंगे। कीप दैट थीम्स। फिर देखो कि क्या थीम्स रिपीट हो रहे हैं क्या। ऐसा होगा कि 10-15 रिपीट थीम्स के बाद चीज़ें रिपीट होने लगेंगी। जहां आपको लगा कि सेम ही रिस्पॉन्स आने लगा है बाकी रिव्यू रिस्पॉन्डेंट से, और कहीं ना कहीं रिपीटेशन हो रहा है, एक ही व्यू, एक ही थीम्स क्रिएट हो रहे हैं, यू स्टॉप इट। द मोमेंट यू स्टॉप एंड द नंबर ऑफ सैम्पल who have been interviewed, sample size which have been interviewed till date, that becomes your theoretical sample. That means कि based on the theory I will limit the number of सैम्पल। तो कोई आपको बोले कि 30 चाहिए मिनिमम सैम्पल, 50 चाहिए, 100 चाहिए, सब गलत बात है। आपका आंसर हो सकता है 10 पे ही आ जाए, 5 पे ही आ जाए, 30 पे आ जाए, या फिर 200 पे भी ना आए। तो आपको डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन कितना सही से पूछते हो और रिस्पोंडेंट कितना सही से जवाब देता है, और फिर उसको कितना सही से ट्रांसक्राइब करते हो। तो ये डिफ़िकल्ट टास्क तो है, पर ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद आपको थीम्स क्रिएट हो जाते हैं। कभी कभी 2-3 थीम्स ओवरलैपिंग होते हैं, तो उसको क्लब कर दो और वो आपका बनेगा सेकेंड ऑर्डर थीम। और जैसा आप देख सकते हो सेकेंड ऑर्डर थीम बहुत ही लाइट है, रिलीजियस, जनरेशनल, जोग्राफिकल, प्रोफेशनल, पीयर, बहुत ही लाइट थीम्स है। इसको मैंने फिर एक्सटेंड किया, अब ये हम थर्ड लेवल पे आ गए। अब हमने क्या किया, अब इसको भूल गए, ये जो हमारा वॉइस ऑफ इन्फॉर्मेंट है इसको हम भूल गए। अब हम आ जाते हैं सेकेंड ऑर्डर थीम पे। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ सेकेंड ऑर्डर थीम भी कंबाइंड हो सकता है, जो मैंने आपको बोला कि सम थीम्स कैन बी कंबाइंड। सो कैन इट बी कंबाइंड? इफ कंबाइंड, व्हाट इज द लार्जर थीम दैट कैन बी क्रिएटेड? तो जहाँ पे आप देखोगे रिलीजियस, जनरेशनल, जोग्राफिकल और प्रोफेशनल, ये 4 चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं एक इंसान की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ मैं बहुत ही रिलीजियस इंसान हूँ, कोई इंसान बोलता है मैं यंग हूँ, कोई बोलता है मैं बूढ़ा हूँ, कोई आपको बोलता है नहीं भाई मैं अपने आप को बिहारी आइडेंटिफाई करता हूँ, या मैं अपने आप को इसी एरिया का आइडेंटिफाई करता हूँ, या कोई बोले नहीं मैं अपने आप को एज ए MBA आइडेंटिफाई करता हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो IITian हूँ, मैं तो IIM ग्रेजुएट हूँ, मैं तो DU ग्रेजुएट हूँ, मैं अपने आप को फिलोसफर मानता हूँ, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो मेरी आइडेंटिटी है, यानी वो मेरा परसेप्शन अबाउट माई सेल्फ है। तो दैट मीन्स देयर इज़ एन आइडेंटिटी थिंग, तो आइडेंटिटी तो आया, पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि रिलीजन, जनरेशन, जोग्राफी, प्रोफेशन, ये सब एक दूसरे में घुले मिले लग रहे हैं। एक इंसान रिलीजियस भी हो सकता है और प्रोफेशनल भी हो सकता है, एक इंसान यंग भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इंटरप्ले है, यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैपिंग है, एक दूसरे का प्लस माइनस के जैसा रिलेशन है। तो इसलिए मैंने इसका एग्रीगेट थीम का नाम रखा है इंटरप्ले ऑफ आइडेंटिटी। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्रिएट हुआ इंटरप्ले ऑफ प्रेशर। यहाँ पे कैसे क्रिएट हुआ? पहला क्वेश्चन है, टिल 2 years बैक आई स्ट्रिक्टली एट ओनली हलाल फूड प्रोबेबली बिकॉज आई वॉज सराउंडेड विथ मुस्लिम फ्रेंड्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये इंसान आज हलाल फूड नहीं खाता है क्योंकि आज उसके सामने ऐसी कोई दोस्तों की ग्रुप नहीं है जो उसको फोर्स करे हलाल खाने का। लेकिन इससे पहले वो मुस्लिम लोगों के सराउंडेड था, वो सारे मुस्लिम लोग हलाल खाते थे, इसलिए वो इंसान कहीं ना कहीं कन्विंस होता था प्रेशर में कि यार दोस्त क्या सोचेंगे, मुझे जज करेंगे, वो भी हलाल खाने लगा। तो इसलिए पियर। उसी तरीके से माई फैमिली मेम्बर्स आर कंजर्वेटिव, दे ईट ओनली हलाल, सो व्हेन आई एम एट होम आई फॉलो देयर चॉइसेस। तो फैमिली इज अ थिंग। तो इंटरप्ले ऑफ प्रेशर, यानी कि प्रेशर जो है वो डिफरेंट फॉर्म से आप पे एक्ट कर रहा है, पियर और फैमिली। तो ऐसे करके आपने एक टेबल बनाया। उसी तरीके से आपके पास एक और टेबल क्रिएट होगा जो मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया है। अब देखो यहाँ पे मेरा दूसरा जो मेरा सेकंड रिसर्च क्वेश्चन था वो था सोर्स एंड मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर एंगेजमेंट, कि कैसे इंगेज करता है। तो आपका जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है पहले आप शुरू में रिसर्च प्रॉब्लम नोट डाउन करोगे, वैसे ही इंटरव्यू लोगे, वैसे ही थीम्स बनेगा। तो आपने जैसे देखा वॉइस ऑफ इन्फॉर्मेंट फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डायमेंशन, एग्रीगेट थीम, ऐसे ही करके मैंने सोर्स ऑफ ट्रस्ट और मार्केटिंग करके ये क्रिएट किया। जब आपका ये हो गया तो फाइनली आप डिस्कशन करते हो और फिर आप इसको थ्योरी से रिलेट करते हो कि भैया ये तो मैंने थीम बना दिया, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आप गूगल करोगे, गूगल स्कॉलर पे जाओगे, आप
कंज्यूमर इंगेजमेंट से रिलेटेड थ्योरीज पढ़ोगे, उस थ्योरीज में डिटेल में जाओगे और फिर आप देखोगे कि अच्छा थ्योरी ये कहता है कि दिस लीड्स टू दिस, पर मेरा आंसर ये कहता है कि दिस लीड्स टू दिस बट दिस ऑल्सो लीड्स टू अनदर थिंग। सो बेसिकली मैंने उस थ्योरी को आगे एक्सटेंड किया, कुछ नया उसमें कंट्रीब्यूट किया, तो वो आप अपने डिस्कशन पार्ट में लिखोगे। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप इसके बाद एक अलग सा काम करोगे, उसको हम कहते हैं मॉडल बिल्डिंग। अब आपको दिखाता हूँ मॉडल बिल्डिंग क्या हुआ। ये देखिए, याद है मैंने शुरू में आपको बताया था प्रेशर ग्रुप पे फैमिली और पीयर, और आइडेंटिटी में रिलीजन, प्रोफेशन, ज्योग्राफी, जनरेशन। अगर ध्यान से देखें तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मैंने प्लस माइनस का इसमें साइन डाल रखा है। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। कहता है कि कंज्यूमर इंगेजमेंट, जो मेरा रिस्पॉन्स आया बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग, जो रिजल्ट्स आया कि कंज्यूमर इंगेजमेंट बढ़ेगा अगर फैमिली का प्रेशर ज़्यादा आपके ऊपर रहेगा हलाल खाने के लिए टुवर्ड्स हलाल फूड, और कंज्यूमर इंगेजमेंट घटेगा अगर पीयर फ्रेंड आपको बोलेगा, दोस्त बोलेगा कि नहीं नहीं छोड़ो, हलाल के लिए क्या ज़रूरत है, कुछ भी खा लो। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुसलमान हैं लेकिन हलाल नहीं खाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उनको रोकते नहीं कि आप हलाल खाओ या नहीं खाओ, तो इसलिए वो फ्री हैं, तो माइनस हुआ। उसी तरह से रिलीजन आपको फोर्स करता है हलाल खाने के लिए, लेकिन प्रोफेशनल जॉब की, यार मैं कॉर्पोरेट में हूँ, लोग क्या सोचेंगे कि ये वो, तो वो माइनस आ जाता है। उसी तरह से ज्योग्राफी, अगर मैं दिल्ली 6 में रहता हूँ तो मुझे हलाल फूड ज़्यादा इजीली मिल जाता है, इसलिए मैं खाता हूँ, लेकिन मैं शायद द्वारका में रहता हूँ या किसी मेट्रो सिटी में रहता हूँ या फिर यूएसए में कहीं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ हलाल फूड नहीं मिल रहा है, तो मेरे लिए मुश्किल है। उसी तरह से जनरेशन, यंग कंज्यूमर, हम लोग यंग आदमी सोचते हैं अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है, हलाल के लिए कोई नहीं देखता है, लेकिन ओल्ड एज वाले टिपिकल सोच के होते हैं। अगर इसको मैं हिंदुज़म से एग्जाम्पल दूँ तो ओल्ड एज वाले लोग आज भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं हिंदुज़म में, कुछ लोग जो है वैष्णव जिनको कहते हैं, लेकिन जो यंग क्राउड है वो सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है, खा लो, तो वो माइनस हो गया। तो ये मॉडल आप क्रिएट करेंगे जब आपका वो सारे फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर हो जाए और फिर आप उसको एनालाइज करोगे तो ये मॉडल क्रिएट होगा। ये मॉडल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, इसमें कोई एफर्ट नहीं मारनी पड़ती, आपको ऑटोमेटिकली समझ आता है कि आंसर क्या। फिर भी मैं एक एग्जांपल के लिए ये मॉडल दे दिया है, और जैसा मैंने कहा कि आप इस पेपर को पूरी तरह से पढ़ सकते हो और आपको समझ आ जाएगा कि क्या अप्रोच लेके मैंने फॉलो किया। तो ये था GOM मेथड। GOM मेथड काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और मुझे लगता है कि अगर आप ये टेक्निक से क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं तो आपके पेपर के छपने के टॉप जर्नल्स में चांसेस बढ़ जाते हैं। एक चीज़ और है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताया, मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, उसको कहते हैं ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन एक ऐसा टेक्निक है जो मुझे आपको बताना चाहिए, बीच बीच में सैनिटाइज़र यूज़ करते रहना चाहिए। मोदी जी ने बोला है और हमें अपने प्रधानमंत्री और अपने गवर्नमेंट की बातों को मानना चाहिए, तो मैं सैनिटाइज़र थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, फ्रेश हो जाऊँगा। हाँ, तो ट्रायंगुलेशन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। ट्रायंगुलेशन बेसिकली एक टेक्निक होता है जहाँ पे हम उस टेक्निक से ये प्रूव करते हैं कि देखो मैंने एक पर्टिकुलर प्रोसेस फॉलो किया तो मेरा रिज़ल्ट X आया। अगर कोई और इंसान कोई टेक्निक फॉलो कर करके वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है तो उसका भी सॉल्यूशन X आएगा, यानी कि जनरलाइज करना किसी सॉल्यूशन को वो बढ़ जाता है। भैया पटना में या फिर इंदौर में या फिर बेंगलोर में मैं कहता हूँ कि पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख है, तो डेट डजंट मीन ना कि पॉपुलेशन चाइना में भी 1 लाख हो, वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। तो ये आप कैसे जनरलाइज करोगे? तो आप बोलोगे कि इंडियन पॉपुलेशन में वो इंसान जो कि पर्टिकुलर जनरेशन के हैं, पर्टिकुलर एज ग्रुप के हैं, वो एक पर्टिकुलर हैबिट फॉलो करते हैं, और फिर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 1 करोड़ इंसान से, तो आप कहोगे कि पूरे वर्ल्ड वाइड 1 करोड़ लोगों में जो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करते हैं उनका भी बिहेवियर या उनका भी नेचर बिल्कुल सिमिलर रहेगा। तो ये आप जनरलाइज करोगे अपने डेटा को, क्योंकि आपने तो 21 ही लोगों का इंटरव्यू लिया है, 21 लोगों पे आप पूरे वर्ल्ड पे कैसे क्लेम करोगे? तो ऐसे में आप ट्रायंगुलेशन करते हैं और वो आपको अपने पेपर में ही इंक्लूड करना पड़ता है। अब ट्रायंगुलेशन जो है ये मेथड है टू कंफर्म दैट माय रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज और इट इज़ ऑथेंटिक। हाउ कैन वी डू दिस? सेकेंड मेथड ये है, इसका मेथड ये है कि या तो आप ये करें कि जो आपका प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप किसी और टेक्निक से सॉल्व करने की कोशिश करें। कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बोला कि मैं क्वालिटेटिव स्टडी कर रहा हूँ जो एक्सप्लोरेटरी है, एक्सप्लानेटरी अप्रोच यानी कि क्वांटिटेटिव अप्रोच से मैं सेम प्रॉब्लम को टेस्ट करके देखता हूँ। अगर मेरा रिजल्ट सेम आया और या रिजल्ट समहाउ नियर बाई आया तो इसका मतलब कि मेरा जो रिजल्ट है वो जेन्युइन है, मेरा रिजल्ट जो है वो ऑथेंटिक है एंड इट कैन बी जनरलाइज्ड। दूसरा अप्रोच ये कि मैं क्वालिटेटिव स्टडी के बाद एक और क्वालिटेटिव स्टडी करूँ। ये क्वालिटेटिव स्टडी क्या है? तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि मैंने मुस्लिम्स का इंटरव्यू लिया और यंग कंज्यूमर का इंटरव्यू लिया। नेक्स्ट टाइम मैं इंटरव्यू लेता हूँ पेरेंट्स का, मैं इंटरव्यू लेता हूँ मुस्लिम लोगों के दोस्त का,
मैं इंटरव्यू लेता हूँ हलाल कंपनीज़ का। मैंने इस स्टडी में हलाल कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ लिए थे, और मैं इंटरव्यू लेता हूँ उन जगहों पे शॉप ओनर्स का जो कि पर्टिकुलरली टिपिकल मुस्लिम डोमिनेटेड लोकेशंस में रहते हैं, शॉप्स हैं जिनकी। तो मैं कहूँगा कि उनका भी रिस्पॉन्स ये है कि हाँ, लोग यहाँ पे आते हैं लेकिन दोस्त उनको बोलते हैं कि खाओ खाओ, इसलिए वो खाते हैं। नहीं, उनके दोस्त नहीं बोलते हैं उनको खाओ खाओ, इसलिए वो नहीं खाते हैं। तो हम उसी इंटरव्यू के एस्पेक्ट्स को भी अपने पेपर में इंक्लूड करेंगे। तो हमने दिखा दिया कि देखो भैया, यहाँ तो स्टूडेंट भी बोल रहा है, यानी यंग कंज्यूमर भी बोल रहे हैं, और यहाँ पे वो लोग भी बोल रहे हैं जो कि वो यंग कंज्यूमर को मीट सप्लाई करते हैं, या यंग कंज्यूमर को प्रेशराइज करते हैं, या फिर फैमिली एस्पेक्ट, या फिर रिलीजियस एस्पेक्ट, रिलीजियस गुरुज, दे आर ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग। सो समहाउ इट कैन बी जनरलाइज। दूसरा मैंने आपको बता दिया क्वांटिटेटिव अप्रोच। तीसरा है फोकस ग्रुप डिस्कशन। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? एफजीडी में आप 5 से लेकर के 7-8 लोगों को, उससे ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, मना करते हैं, मैक्सिमम 12 बोला जाता है। इन लोगों को एक साथ बैठाओ, आप उनको बताओ कि दिस इज़ द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ कंज्यूमर इंगेजमेंट फॉर हलाल प्रोडक्ट। आपने ये बोला, एंड लेट देम स्पीक। योर रोल इज़ जस्ट टू मॉडरेट, नॉट टू इंटरफेयर। Let's get some more clarity कि how they are speaking. So to get a clarity, you just ask in between, थोड़ा बहुत बीच में, let them speak. Record that, transcribe it as जैसे मैंने आपने बताया था कि बाकी इंटरव्यूज़ को करते हैं, और एनालाइज कीजिए और देखिए कि आर दे गिविंग द सेम और सिमिलर रिस्पॉन्स इन ए ग्रुप, बिहेवियर, इन ए ग्रुप फॉर्मेशन, और देयर रिस्पॉन्सेज चेंजेस। अब अगर वो ग्रुप में भी वैसे ही रिस्पॉन्स दे रहे हैं तो आपका ट्रैंगुलेट हो गया। तो ये ट्रैंगुलेशन टेक्निक है जो कि क्वालिटेटिव में, स्पेशली इंडक्टिव अप्रोच में करना बहुत कंपलसरी है। हालांकि इंटरप्रेटिविस्ट अप्रोच या फिर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में से कुछ अप्रोचेज हैं, जैसे कि फिनोमेनोलॉजी जो मेरा थेसिस का अप्रोच भी है, नैरेटिव अप्रोच, इन सब में हम लोग ट्रैंगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ पहले ही बोलते हैं कि ये सब्जेक्टिव है, दिस कैनॉट बी जनरलाइज। लेकिन यहाँ हम क्लेम करते हैं पॉजिटिविस्ट, पोस्ट पॉजिटिविस्ट में, कि इट कैन बी जनरलाइज। तो हमें ट्रैंगुलेट करना है। तो आपसे हो सकता है कि इंटरव्यू में पूछा जाए कि हाउ विल यू जस्टिफाई योर रिजल्ट ऑफ ए क्वालिटेटिव फाइंडिंग, तो आप बोलोगे मैं ट्रैंगुलेट करूँगा स्टडी। तो ये था GAOI मेथड का, मैंने आपको पूरा अप्रोच बताया। पेपर का लिंक मैं आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप पेपर को फॉलो कर सकते हो, पेपर को रेफ़र कर सकते हो। मैं इसका PDF फाइल शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो थोड़ा कॉपीराइट इश्यूज़ हो जाएंगे, पर उम्मीद है अगर आप लोगों को इसके पेपर के डिटेल्स चाहिए और ये चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। मैं ऐसे ही और भी वीडियोज़ बनाता रहूँगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं पसंद आया तो मत लाइक कीजिए, पर मेरी कोशिश है कि आप सबकी जितनी मदद कर सकता हूँ करूँ। थैंक यू।